या फिर आपको भगवान राम के चरित्र या अस्तित्व की जानकारी तब लगी जब रामानंद सागर ने रामायण रिलीज किया। फिर भी उनके कद को गिराने का जो कार्य मोदी सरकार के दौरान हुआ, इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। मित्रों नमस्कार, आप सभी को पता तो होगा ही कि इस देश के प्रधानमंत्री एक महामानव है। आप सभी को यह तो पता होगा ही कि वह स्वयं भी अब साबित करने पे तुल गए हैं कि उनकी उत्पत्ति कोई जैविक तरीके से नहीं हुई है, बल्कि स्वयं वह परमात्मा के द्वारा इस धरती पर भेजे गए हैं या प्रकट किए गए हैं। स्वयं उनके कुछ दिन पहले के दिए गए स्टेटमेंट से तो यही लगता है। साथ ही साथ आप सभी ने चंपत राय का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए ये व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि किन्होंने आंदोलन में क्या भूमिका निभाई ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने भी मोदी जी को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया है। खैर, भक्तगण तो यही मानते हैं कि वास्तव में मोदी जी विष्णु के अगले अवतार हैं, या यूं कहा जाए कि 21वीं सदी में विष्णु के अवतार हैं। तो जब किसी व्यक्ति के प्रति आस्थाएं इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है तो निश्चित ही उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी कोई सामान्य स्टेटमेंट तो होगा नहीं। फिलहाल यदि इन मुद्दों को थोड़ा साइड कर ले तो हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति की गरिमा कितनी गिरती चली जा रही है और लगातार विकास, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबी और भुखमरी से जुड़े हुए मुद्दे, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे पीछे छूटते चले जा रहे हैं और सत्ता पक्ष अपने नेताओं के उटपटांग बयानबाजी के लिए जाना जा रहा है। भारतीय राजनीति में संवेदनशील मुद्दों की बजाय भावनात्मक मुद्दे बहुत पहले से उछाले जाते रहे हैं। इसीलिए आज हम भुखमरी इंडेक्स में 111वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। खैर, फिलहाल आखिर में ये बातें आपसे कह क्यों रहा हूं। आप सभी जान रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मटन, मुजरा, मुसलमान और मंगलसूत्र पे लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। अब मटन, मुजरा, मुसलमान और मंगलसूत्र के बाद से महात्मा गांधी भी टारगेट पर आ चुके हैं। जी हां, आप पूछेंगे कैसा टारगेट? अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री यानी कि विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी रिलीज हुई, उसके पहले तक कोई महात्मा गांधी को 70 सालों तक नहीं जानता था। क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? क्या मोदी जी के द्वारा दिया गया यह बयान काबिले तारीफ है? क्या वास्तव में कांग्रेस ने गांधी की छवि को इतना छुपा रखा था कि 1982 के पहले कोई महात्मा गांधी को नहीं जानता था, या फिर यह केवल एक जुमलेबाजी है? खैर, मोदी जी की जुमलेबाजी भी अपने आप में एक गारंटी होती है, ऐसा माना जाता है। अगर आप इस स्थिति को देखें तो इनका यह बयान कब आया? एबीपी न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यह मुद्दा उठाया था। खैर, पत्रकार भी पूरी तरीके से भौचक रह गए उनके इस बयान को सुनने के बाद। ये कुछ वैसा ही बयान है जैसे कि कंगना रनावत जी ने, जो कि बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं और भक्तगणों की यानी आधुनिक भक्तगण जिसे कि अंधभक्त आम लोग कहते हैं, उनकी यह रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का भी कुछ दिन पहले बयान आया था। They knew it and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कि 2014 के पहले भारत को आजादी मिली ही नहीं थी। दूसरी चीज है कि क्या आप रानी लक्ष्मीबाई को कंगना रनावत की फिल्म लक्ष्मीबाई आने से पूर्व तक नहीं जानते थे? या फिर आपको भगवान राम के चरित्र या अस्तित्व की जानकारी तब लगी जब रामानंद सागर ने रामायण रिलीज किया? क्या उससे पहले आप भगवान राम से परिचित नहीं थे? ये तो हुआ इनके राजनीतिक बयानबाजी जो इन्होंने टिप्पणियां या इनके नेता करते रहे हैं। फिलहाल महात्मा गांधी कितने महान व्यक्ति हैं, इसके बारे में मैं अपने विद्यार्थियों को अपने क्लास में बताता रहता हूं। 8 से 10 लेक्चर लेने के बाद भी मुझे ऐसा अनुभूत होता है कि मैं गांधी के व्यक्तित्व के संदर्भ में 1% भी अपने विद्यार्थियों को नहीं बताया। आप सभी विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, गांधी की क्लास लेने के लिए हमेशा से ही मेरे बीच उपस्थित रहे हैं। फिलहाल गांधी का व्यक्तित्व और उनका कद मैं अपने आज के इन कम शब्दों में तो नहीं कह सकता हूं, फिर भी उनके कद को गिराने का जो कार्य मोदी सरकार के दौरान हुआ, इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी राइट विंग से जुड़े हुए लोगों ने एक महात्मा के चरित्र को इतना कलंकित करने का प्रयास किया, गोडसे को महान साबित करने का प्रयास किया,
और शायद ये सभी के सभी सावरकर समर्थक थे। भारत की आजादी में या मानवता की स्थापना में ना तो अंबेडकर ने कोई योगदान दिया, ना ही सावरकर ने कोई योगदान दिया, ना ही जिन्ना ने कोई योगदान दिया। तीनों लाइफ टाइम अंग्रेजी खेमे में बने रहे और इनको आजादी विरासत में मिली। चाहे अंबेडकर का समर्थक हो, कोई अपने आप को अंबेडकराइट कहता हो, वह भी गांधी का आलोचक है। जाकर के पूछो कि तुम्हारे आका अंबेडकर ने देश की आजादी में कौन सा योगदान दिया, मौन हो जाएगा। जीवन पर्यंत अंबेडकर ब्रिटिश खेमे में बने रहे। भक्तगणों से जाकर के पूछो कि तुम्हारे सावरकर ने देश की आजादी का या स्वतंत्रता का कितना समर्थन किया, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। जीना समर्थकों से जाकर के पूछो कि जीना ने देश की आजादी में कितना योगदान दिया। जीवन पर्यंत सत्ता के लालच में अंग्रेजी चाटुकारिता करता रहा वह व्यक्ति। और इन तीनों के समर्थकों के यह साहस कि एक वैश्विक महामानव के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, जो केवल भारत की ही विरासत नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व की विरासत है। यदि हम उसके कद की अगर हम बात कर लें, उसके व्यक्तित्व की बात कर लें, तो कम शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। फिलहाल 2-3 उदाहरण से मैं समझा देता हूं कि विश्व में करीब 112 देश ऐसे हैं जहां गांधी की मूर्तियां हैं, गांधी के विचार हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, वह किसी को जल्दी महत्व नहीं देता है। उस अमेरिका में कभी महात्मा गांधी ने कदम नहीं रखा था और उस अमेरिका के 22 शहरों में महात्मा गांधी की मूर्तियां हैं। क्या यह रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी आने के बाद ये मूर्तियां बनी अमेरिका के इन शहरों में? शायद नहीं, पहले से मौजूद है। क्या हमने आपने कभी नोटों पर गांधी को नहीं देखा? बिल्कुल देखा था। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स और दे दूं, विदेशी जो भारत में आए विदेशी प्रधानमंत्री, तो उसमें से मैं बिल क्लिंटन की बात को मैं आपको सामने अवगत कराना चाहता हूं कि अमेरिका के काफी प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे हैं बिल क्लिंटन। वो भारत की यात्रा पर आए थे। भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति से प्रभावित हूं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर से प्रभावित हूं। गौर से सुनते रहिएगा, ये बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट है कि वे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित रहे हैं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर से प्रभावित रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि जब मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की किताब पढ़ी, जीवनी पढ़ी जब उनकी, तो उनकी जीवनी पढ़ने से मुझे पता चला मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से प्रभावित थे। तो सोचिए कि जिससे बिल क्लिंटन प्रभावित है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पे सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो और इनको पढ़ता ना हो, वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेरे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। और यहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उस महात्मा गांधी का चरित्र हनन किया जा रहा है और उसके प्रधानमंत्री द्वारा यह साबित किया जा रहा है कि महात्मा गांधी को 1982 के पूर्व कोई जानता नहीं था या कांग्रेस ने उनके कद को दबाए रखा। देखिए स्थिति। उसके बाद बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं महात्मा गांधी की पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ा। इसके बाद अगर हम बिल क्लिंटन की बात को साइड कर दें तो शिमोन पेरेज का आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना तो मैं बता दूं, यह पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री है। यह भारत यात्रा पर आए हुए थे। जब शिमोन पेरेज भारत की यात्रा पर आए थे इजरायली प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा अपने राष्ट्रपिता डेविड बेन गुरियन को मानता हूं और जब मैं डेविड बेन गुरियन के चरित्र पर, उनके चरित्र या जीवनी पर एक दर्शन डालता हूं तो उनके टेबल पर, यानी डेविड बेन गुरियन जो कि इजराइल के राष्ट्रपिता हैं, उनके टेबल पर 3 लोगों की मूर्तियां हमेशा मौजूद रही हैं। वे कौन से 3 लोग थे जो इजराइल के राष्ट्रपिता के टेबल पर मौजूद थे? तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि एक हजरत मूसा की तस्वीर मौजूद होती थी। दूसरा जो उन्होंने बताया वह सुकरात की तस्वीर। मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि मैं खुद सुकरात का बहुत बड़ा फैन हूं। और तीसरी जो मूर्ति मौजूद होती थी वह होती थी महात्मा गांधी की। तो गांधी का चरित्र कितना ऊंचा है। 1948 के दौर के इजराइल के राष्ट्रपिता के टेबल पर यह व्यक्ति अपने जीवन काल में ही मौजूद रहा, तो सोचिए इस व्यक्ति का कद कितना बड़ा रहा होगा। खैर, अपने विद्यार्थियों को मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण तो दे करके बताता ही हूं, आप भी सुन ले कि इस महान वैज्ञानिक ने स्वयं एक बार कहा था कि मैं बड़ा ही खुशनसीब व्यक्ति हूं कि जो गांधी के युग में पैदा हुआ।
और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि इस धरती पर ऐसा भी कोई हाड़ मांस का देवता हुआ करता था। तो आप समझ गए होंगे कि गांधी का कद कितना बड़ा था। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है और इसको कोई कम शब्दों में या छोटे शब्दों में इनके व्यक्तित्व का मैं बखान नहीं कर सकता हूं। फिलहाल इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? इनको बदनाम किया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा 10 साल में, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि गांधी क्रॉनिक कैपिटलिज्म से सख्त नफरत करते थे। जब आप गांधी के स्वराज को उठा करके पढ़ेंगे, गांधी के स्वराज को देखेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि यदि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है राष्ट्र राज्य स्तर पर, तो 3 प्रकार के स्वराज की हमें जरूरत होगी। पहला, राजनीतिक स्वराज, यानी राजनीतिक स्वशासन। राजनीतिक स्वशासन का अर्थ है ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति। फिर उन्होंने दूसरा कहा, आर्थिक स्वशासन। आर्थिक स्वशासन के अर्थ है ब्रिटिश पूंजीवाद और भारतीय पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति, यानी कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अडानी अंबानी के शोषण से मुक्ति, जो ये राष्ट्रहित के नाम पर चाहते हैं कि आप 17-17 घंटा इनकी फैक्ट्रियों में काम करें और तनख्वाह ना लें और इनकी जेबें गर्म होती रहें और आप भावुक होकर के राष्ट्रहित के नाम पर इनको अमीर बनाते रहें, अपनी अतड़ियां और अपने बच्चों की बलि चढ़ाते रहें, उनके हितों की बलि चढ़ाते रहें। तो इस आर्थिक शोषण से मुक्ति गांधी चाहते थे। इसीलिए ये जो पूंजीपति लावी है भारत की, वो इनके चरित्र को बदनाम करने पर लगी हुई है। फिर उसके बाद वह नैतिक स्वशासन की बात करते हैं। जब नैतिक स्वशासन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अंधभक्ति से बाहर निकले और अपने बौद्धिक चेतना से किसी भी सत्य और गलत का परीक्षण करे। तो पिछले 10 वर्षों में हमारे आपकी बौद्धिक चेतना को मारने का प्रयास किया गया है इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम इंफॉर्मेशन जो प्राप्त करते हैं सेंस ऑर्गन से, उसे ही ज्ञान समझ बैठते हैं, लेकिन उस ज्ञान के परीक्षण के लिए हमारे पास बुद्धि का अभाव, विजडम का अभाव होता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम इस महात्मा को कैसे समझेंगे? हाल ही में कुछ दिन साल, 1-1.5 साल पहले का इसी मोदी का स्टेटमेंट है कि लॉकडाउन के दौरान कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं था। क्या हम और आप इसकी गवाह नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे? तो हमें ऐसे झूठ और फरेब और फर्जी महामानव बनने से बचना चाहिए और किसी भी सत्य का परीक्षण करने के बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए। मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नवनाथ मिश्रा फिर आपके बीच में ऐसे ही मुद्दों के साथ आता रहेगा और मेरे विद्यार्थी आप तो खुद ही मेरी क्लासेस की हमेशा से भीड़ होते रहे हैं और केवल गांधी और मार्क्स को ही पढ़ने के लिए मेरी क्लासेस ज्वाइन करते रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह बात समझ में आई होगी।